हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 पोइट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जेमिनी स्टूडियोज वर द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस योग्यर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो इसमें क्या बताया गया है कि फेवरेट हॉन्ट मतलब कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो इन सभी पोइट्स के लिए मतलब बहुत ही पसंदीदा जगह थी और वो यहाँ पर आते जाते रहते थे। फिर बता दें कि क्यों, कि इट हैड एन एक्सीलेंट मेस which supplied good coffee at all times of the day and for most of the part of night। फिर इसमें क्या कहता है कि इन लोगों की ये सबसे पसंदीदा जगह क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब खाना मिलता था और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी मिलती थी। यहाँ पर पूरे दिन के लिए यहाँ पर कॉफ़ी मिलती थी और मोस्टली नाइट में भी मतलब रात को भी कॉफ़ी यहाँ पर अवेलेबल होती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। कि इसमें क्या बताया गया है कि वो जब ये जब सिनेरियो है वो कब का था कि जब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रूल था। तब क्या था कि प्रोहिबिशन मतलब वहाँ पर रोक टोक थी कि बाहर आने जाने से, और तब एक ही सोर्स था एंटरटेनमेंट का कि सभी लोग मतलब कप ऑफ कॉफ़ी के लिए वहाँ पर मिलते थे और एक वही उनका एंटरटेनमेंट का सोर्स था। बैरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड कपल ऑफ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज़ रेडिएटेड लीजर। फिर इसमें क्या कहते हैं कि ऑफिस बॉयज़ और क्लर्क्स मतलब कि क्लर्क और ऑफिस बॉय के अलावा सभी लोग जो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे वो मतलब बिल्कुल ही आराम से और एकदम फालतू वहाँ पर बैठे रहते थे ज़्यादातर टाइम। तो फिर इसमें ऐसा क्यों बताया गया कि जो ऑफिस बॉयज़ है और क्लर्क्स है उनको कंटिन्यूस काम करना पड़ता था और जो वहाँ पर दूसरे जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, वो मतलब आराम से काम करते थे। क्यों, इसमें बताया गया है कि अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री। मतलब इसमें क्या बताया है कि जो पोइट्स और जो राइटर्स थे उनको मतलब उनके माइंड को मतलब एकदम काम होना चाहिए, एकदम रेस्टेड होना चाहिए और उनकी जो बॉडी है वो भी रेस्ट होनी चाहिए ताकि उनको मतलब थॉट्स आए अच्छे जिसकी वजह से वो पोएट्री या कोई भी राइटिंग कर सके। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेनेस्ट अप्रिसिएशन फॉर द पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड। फिर इसमें क्या बताया है कि जो वहाँ के लोग थे जेमिनी स्टूडियो के वो ज़्यादातर खादी पहनते थे क्योंकि खादी का जो कल्चर था वो गांधी जी से ही शुरू हुआ था और वो लोग गांधी जी को मतलब पूछते थे, वो लोग गांधी जी को मानते थे बहुत, गांधी जी को। और इसमें क्या बताया कि सिर्फ यही एक उनका मतलब गांधी जी को मानना ही उनके लिए वहाँ तक ही सीमित था और उसके बाद वो लोग ना तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे या ना तो वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। फिर इसमें क्या बताया गया कि वो तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जब गांधी जी को फॉलो करते थे तो उनके लिए जो कम्युनिज्म जो टर्म है मतलब कम्युनिस्ट का क्या मतलब है कि बहुत सारी मतलब मतलब रूल्स के जो टर्म्स आते हैं मतलब कि मोनार्की मतलब जहाँ पर जो किंग का राज होता है, डेमोक्रेसी जहाँ पर इंडिया में जब हम रहते हैं कि जो बहुत सारे लोग मतलब लोग मिलकर जनता मिलकर एक लीडर को अपॉइंट मतलब इलेक्ट करते हैं और फिर वो देश को चलाता है। तो कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो मतलब सिटीजन्स है उनके ऊपर एक लिमिट रखती है कि आप यहाँ तक ही अर्न कर सकते हो। मतलब अगर 10 लाख रुपए आप अर्न करेंगे मतलब तो वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो उसको। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो गई तो फिर वो गवर्नमेंट ले लेगी और उसको मतलब जो लोग उसकी ज़रूरत है जिन लोगों को उनमें बांट देगी वो सारा पैसा। एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि ना तो कोई ज़्यादा अमीर हो जाएगा ना तो कोई गरीब, सभी के अंदर इक्वल पैसा रहेगा। लेकिन बहुत मतलब ये ख़राब भी था क्योंकि इन्वेंशंस नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर हमने मतलब इन्वेंशन कर दी और हमें अगर प्रॉफिट हुआ तो एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हुआ तो वो गवर्नमेंट ले लेंगे। और उसका एक और नुकसान था क्योंकि जब गवर्नमेंट ले लेगी तो गवर्नमेंट को मशीन तो नहीं चलाती, वो तो ह्यूमंस ही चलाते हैं। तो वो लोग मतलब करप्शन होगा और जितना भी पैसा जो मतलब सरप्लस होगा जो ज़्यादा होगा वो ले लेगी और वो पब्लिक तक तो नहीं पहुंचेगा और वो लोग ही अपनी लग्जरी में यूज़ कर देंगे उसको। इसके लिए जो यहाँ के जो लोग थे वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। फिर वो कहते हैं कि अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, कि जो कम्युनिस्ट मतलब जो कम्युनिज्म जो है सिस्टम उसको जो मानता है
वो उसका कोई भगवान नहीं है, वो किसी को मानता नहीं है। ही हैड नो फिलाइल और कॉन्जुअल लव, मतलब फिर इसमें क्या कहते हैं कि फिलाइल मतलब बच्चे और कॉन्जुअल मतलब वाइफ, कि वो उनको अपने बच्चों और अपनी जो मतलब वाइफ है उनसे कोई भी प्यार नहीं होता है, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनको। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट होते हैं उनको अगर वो अपने मतलब पेरेंट्स को और अपने चिल्ड्रन को मतलब अपने बच्चों को और माता पिता को मार दे तो भी उनको कोई मतलब गिल्ट नहीं होगा उनको, वैसे लोग वो होते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमॉन्ग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, कि जो ये कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो बाहर जाकर अनरेस्ट मतलब अशांति और वायलेंस मतलब कि खून खराबा फैलाने के लिए ही लगे होते हैं, मतलब मासूम लोगों के बीच। उनके अलावा जो कम्युनिस्ट लोगों का कोई काम नहीं है। Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. फिर इसमें क्या कहते हैं कि जब जेमिनी स्टूडियोज़ के मतलब साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग यही मानते थे, मतलब उनको वैग्यूली मतलब उनको क्लियर नहीं था कि कैसे होते कम्युनिस्ट, लेकिन वो लोग जो कम्युनिज्म के मतलब अगेंस्ट ही थे ज़्यादातर साउथ इंडिया के अंदर लोग। और यही मतलब ऐसे कहता है जो ऑथर है कि इसका जो एविडेंस मतलब उसका जो सबूत है वो मतलब आने ही वाला होता है कि सब लोग इसके खिलाफ ही होते हैं। फिर यहाँ पर एक नया जो स्टोरी है उसके अंदर एक नया टर्न आता है। व्हेन फ्रैंक बचमैन मॉरल रीआर्मेंट आर्मी, फिर इसमें क्या कहते हैं कि एक फ्रेंच बचमैन था, उसकी एक मॉरल रीआर्मेंट आर्मी थी, सम 200 स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके अंदर 200 लोग थे। विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952, कि वो लोग मद्रास के अंदर आए थे 1952 के अंदर। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमिनी स्टूडियोज़, कि उनको अपने स्वागत के लिए मतलब जहाँ पर वो रह सकते और उनका मतलब बहुत ही अच्छा स्वागत हो, उनको जेमिनी स्टूडियोज़ के अलावा और कोई नहीं, मतलब ऐसा सूझा कि उनके अलावा हमारा कोई भी इतना वेलकम नहीं कर सकता। अच्छा, समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, कि फिर ऑथर कहते हैं कि कई लोग इनको एक इंटरनेशनल ग्रुप मतलब सर्कस का इंटरनेशनल ग्रुप मानते थे। दे वर नॉट वेरी गुड एट ऑन द ट्रैपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल। फिर क्या कहते हैं कि ये लोग ट्रैपीज मतलब कि जो सर्कस के अंदर यूज़ होते हैं, जिससे मदद लेकर जो सर्कस के अंदर सब लोग प्ले करते हैं, जो झूले की टाइप होता है, उसके वो तो इन लोगों को नहीं आता था। और ये एनिमल से भी मतलब एक्वेंटेंस मतलब करीब होना मतलब जान पहचान एनिमल से भी कब होती थी इनकी, कि डिनर टेबल पर, कि जब वो खाते थे कुछ भी, मतलब एनिमल्स को पका कर खाते थे तब। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। फिर क्या कहते हैं जो ऑथर कि इन्होंने दो प्ले इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में किया था। कौन से थे वो दो प्ले, कि जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, कि ये दो प्लेज इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में प्रेजेंट किया था मद्रास के अंदर। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, कि कई बार मतलब ये जो शोज़ है वो कई बार मतलब चले हैं कहाँ पर, मद्रास के अंदर हुए हैं ये शोज़ मद्रास के अंदर, और बहुत सारे लोग ने इस शोज़ को अटेंड किया है। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। इसमें क्या कहते हैं ऑथर की जो जेमिनी फैमिली थे उनके अंदर कितने लोग मतलब कितना बड़ा स्टाफ था, कि 600 लोगों का वहाँ पर स्टाफ था, और उन्होंने बहुत बार ये प्ले को देखा है। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल। फिर क्या कहते हैं कि जो ये प्लेस है, ये दो मतलब इन लोगों के प्लेस जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दो प्लेस के जो मैसेज थे वो बहुत ही सिंपल और एकदम मॉरल एकदम सिंपल मैसेजेस थे इन प्लेस के। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, कि ये इतना फेमस क्यों हो गया इसके बावजूद भी, क्योंकि इसकी स्टोरी सिंपल और प्लेन थी, इसके बावजूद भी फेमस क्यों होगा, क्योंकि इनका जो सेट था मतलब जहाँ पर वो प्ले कर रहे थे और जो उनका कॉस्ट्यूम था उसकी वजह से बहुत ही वो फेमस हो गए। कहाँ पर, मद्रास के अंदर। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरेबली impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a wide background curtain and a tune played on the flute. फिर क्या कहते हैं इसके अंदर कि जो जोथम वैली थी जो प्ले, उससे मतलब इम्प्रेस मतलब उससे
इंस्पायर होकर जो जितने भी तमिल के अंदर प्ले हुए उसके अंदर एक सीन तो होता ही था कि कौन सा सीन जो जोथम वैली से इंस्पायर होकर लिया था कि सनराइज़ या सनसेट, कि जिसके अंदर क्या होता था कि खाली स्टेज होता था और एक वाइट मतलब पर्दा होता था बैकग्राउंड के अंदर और एक जो फ्लूट था उसके ऊपर ट्यून बजती थी और ऐसा सीन क्रिएट करते थे जोथम वैली से एक ना एक मतलब प्ले के अंदर होता ही था ये सीन। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRI मतलब जो मॉरल रियार्मेंट आर्मी थी वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स। फिर इसमें क्या कहते हैं कि मतलब बहुत समय सालों के बाद उनको पता चला कि जो ये आर्मी मतलब आई थी मतलब ये टीम जो आई थी वो न तो कोई प्ले करने वाली टीम थी और न तो कोई एक्टर्स थे ना कोई और थे। ये लोग कौन थे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म मतलब एंटी कम्युनिज्म, क्योंकि ये जो कम्युनिज्म के खिलाफ उन्होंने एक मतलब ये कैंपेन था उनका जो वो यहाँ पर प्ले करके चले गए थे। और फिर वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि इनके मतलब उन्होंने जो मिस्टर वासन जैसे बड़े बड़े लोग थे जो मद्रास के अंदर उनको मतलब बेवकूफ़ बनाकर वो लोग चले गए। फिर वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इन सभी को मतलब पागल मतलब बेवकूफ़ बनाकर चले गए यहाँ से, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि जो MRI थे उनके आने से या उनके चले जाने से इनके बिज़नेस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो उतना ही उनका मतलब प्रॉफिट आ ही रहा है, उनके बिज़नेस के ऊपर कोई भी उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म मतलब ये हो या ना हो इनसे इनके कोई भी बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। फिर क्या कहते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर जब ये लोग आए थे जो 200 लोग आए थे यहाँ पर 200 लोग, तो उनके साथ जब जेमिनी स्टूडियोज़ के जो स्टाफ ने उनको होस्ट किया था तब ये एक अलग एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने 20 अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोगों को होस्ट किया था जिसमें बहुत सारे लोग थे, छोटे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, उनमें से बहुत सारे लोग थे इस 200 लोगों में से। इट वॉज सच अ चेंज for the usual collection of proud players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। कि ये जो क्राउड आया था वो बिल्कुल ही अलग था उस क्राउड से जो खड़ी रहती है जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का उनसे मतलब अपने मुंह के ऊपर वो कलर पोतने के लिए ताकि एकदम वाइट करने के लिए जब वो ऑफिस बॉय आता था उससे बिल्कुल ही ये अलग लग रहा था ये क्राउड। अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉस of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। कि कई महीनों के बाद क्या हुआ कि एक कॉल आया किसके ऊपर जो मद्रास के जो बिग बॉसेस थे उनके ऊपर, और क्या हुआ कि वासन के ऊपर मिस्टर SS वासन के ऊपर कि उनको एक और कॉल आया कि आपके यहाँ पर एक और विजिटर आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो शूटिंग का जो स्टेज था वहाँ पर लगा हुआ उसको मतलब तुरंत ही क्लियर करा दिया ताकि वो विजिटर मतलब वो कंफर्टेबल हो। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज पोएट फ्रॉम इंग्लैंड कि क्या सब लोग क्या कह रहे थे कि वो एक पोएट है इंग्लैंड का, इंग्लैंड से आया है एक पोएट। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। फिर क्या कहते हैं कि जो वहाँ के जो जेमिनी स्टाफ के लोगों थे, जेमिनी स्टूडियो के जो स्टाफ थे उन लोगों को सिर्फ इंग्लैंड के मतलब जो 2 फेमस पोएट्स थे उनके बारे में ही पता था कि कौन थे वो, कि वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, कि इन दोनों के बारे में ही उन लोगों को पता था। द मोर लिटरेट वंस न्यूज़ द कीट्स, शेली एंड बायरन, के जो थोड़े और पढ़े लिखे थे उनको ये 3 और पोएट्स के बारे में पता था, और बहुत ही कम लोग मतलब 1 या 2 लोगों को मतलब पता होगा इलाइट के बारे में कि जो भी एक पोएट है इंग्लैंड का। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज़ नाउ। फिर ये बात चलने लगी जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ के अंदर कि कौन आने वाला, कौन सा पोएट यहाँ पर आने वाला होगा इनमें से। ही इज़ नॉट अ पोएट। फिर क्या कहते हैं मतलब लोग आपस में बात करते हैं स्टूडियो के, ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर। फिर कई लोग बात करते हैं कि वो एक पोएट नहीं होगा, वो एक एडिटर होगा। फिर बताते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उनका बॉस था SS वासन वो भी एक एडिटर था, तमिल के न्यूज़पेपर का वो एडिटर था, आनंदा विकेतन।
तो वो एडिटर मतलब एडिटर को बुलाएगा वहाँ से। तो वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि वो भी एक एडिटर होगा जो इंग्लैंड से आ रहा है। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, कि वो जो है वही बात कर रहे थे कि वो जो आने वाला है वो मतलब ये जो मद्रास के अंदर जो ब्रिटिश पब्लिकेशंस है उनका एडिटर तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उन सभी को तो जानते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडियोज़ मतलब वैसी ही लाइन के अंदर है। दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, मतलब उनकी जान पहचान में वैसा को तो कोई नहीं है जो ब्रिटिश पब्लिकेशन जो मद्रास के अंदर है उनमें से। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, मतलब द हिंदू क्या है कि एक न्यूज़पेपर है जो अभी भी है। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of the daily। फिर क्या हुआ कि वो लोग ऐसे गैस कर रहे थे कि जो द हिंदू है मतलब जो हिंदू न्यूज़पेपर है उनके जो टॉप मतलब जो बड़े लोग एडिटर्स है और उन सभी एग्जीक्यूटिव्स है डायरेक्टर्स है वो जो हिंदू के न्यूज़पेपर के वो लोग आए थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पर आने वाला है वो एक एडिटर ऑफ डेली मतलब एक न्यूज़पेपर का एडिटर हो सकता है वो। फिर वो क्या कहते हैं कि बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, कि ये दो न्यूज़पेपर्स जो जेमिनी स्टूडियो के जो स्टाफ थे उनको ये दो न्यूज़पेपर्स लंदन के पता था। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जो द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स मतलब इन दो न्यूज़पेपर्स में से तो वो नहीं होगा। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, कि मतलब ये दोनों ही लास्ट न्यूज़पेपर मतलब यही दो न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ पर जो सबसे इन्फॉर्म मतलब सबसे अपडेटेड जो मैन था मतलब जो सबसे इन्फॉर्मेटिव और सबसे इन्फॉर्म्ड मैन था उनको ये दो ही न्यूज़पेपर्स पता थे इंग्लैंड के। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon, कि अब शाम के 4 बज गए थे। द पोएट और द एडिटर, फिर वो जो ऑथर है अशोक मित्र वो कहते हैं कि पोएट है या एडिटर अभी तक पता नहीं चला है, वो आ चुके थे। ही वॉज अ टॉल मैन, फिर वो उसका फिज़िकल बाहर का जो वो कहते हैं कि वो एक टॉल मैन था मतलब एक बहुत ही लंबा आदमी था, और इंग्लिश मतलब उसको देखते ही पता चलता था कि वो एक इंग्लिश मैन है। वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, कि वो कहते हैं कि बहुत ही सीरियस था और हम लोगों ने उसको पहचाना अभी तक भी नहीं कि वो कौन है। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट ऑफ द और द एडिटर। फिर क्या कहते हैं जो ऑथर है कि बैटल लड़ते हुए जो बॉस है एस वासन वो स्टेज के ऊपर इंट्रोडक्टरी स्पीच देने के लिए गए हुए। तो फिर क्या कहते हैं कि जो हाफ अ डजन मतलब 6-7 फैंस थी मतलब जो टेबल फैंस होते हैं जो वो वहाँ पर लगे हुए थे और उनसे बैटल करते हुए मतलब उनके ऊपर हवा आ रही थी मतलब और फ़ैन की, और वो उसका जो आवाज़ था उससे बैटल करते हुए जो एस वासन ने एक स्पीच मतलब बहुत ही लंबी स्पीच सुनाई। इट वॉज ऑब्वियस मतलब कि जो स्पीच एस वासन ने सुनाई उससे ऐसा ही लग रहा था कि जो एस वासन है उनको भी मतलब डीपली पता नहीं है कि ये जो आए है वो पोएट है या एडिटर है, और उन्होंने उस स्पीच के अंदर मेंशन ही नहीं किया कि ये कौन है जो आए हैं। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy। फिर इसमें क्या कहा है कि जो एस वासन ने मतलब एक प्रॉपर स्पीच नहीं दी, उसके ऊपर मतलब यहाँ से वहाँ बात घुमा कर स्पीच को ख़त्म करने की कोशिश की है, जिसमें फ्रीडम आया डेमोक्रेसी का वर्ड आया मतलब घुमाते हुए उन्होंने स्पीच को ख़त्म किया। देन द पोएट स्पोक, फिर क्या हुआ कि जो पोएट इंग्लैंड से आए थे वो बोलने के लिए स्टेज पर आए। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी साइलेंट और मतलब इतनी अटेंटिव ऑडियंस को कभी देखा नहीं होगा। फिर ऐसा क्यों कहते हैं वो आगे बताते हैं कि नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हीज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। फिर क्या हुआ कि क्योंकि इतनी साइलेंट ऑडियंस और इतनी मतलब गौर से देखने वाली ऑडियंस क्यों थी वहाँ पर, क्योंकि जो उसका एसेंट था क्योंकि वो इंग्लैंड से आया था तो वो एकदम इंग्लिश ऐसा एसेंट बोल रहा था जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो वो सभी लोग मतलब ऐसे घूर कर देख रहे थे क्योंकि कुछ भी बात उनको समझ नहीं आ रही थी और सभी बात बाउंसर जा रही थी उनके, और वो लोग मतलब समझने की कोशिश करते उतनी देर में तो वो आगे मतलब स्पीच कंटिन्यू कर देता था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, मतलब 1 घंटे तक वो स्पीच चली उसकी, जो इंग्लैंड से आए थे वो पोएट।
Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. फिर क्या हुआ कि जो ऑथर थे, मतलब जो पोइट आए, वो मतलब 1 घंटे के बाद जो उनकी जो स्पीच था वो देकर चले गए. और फिर क्या हुआ कि जो सभी लोग स्टाफ के थे वो लोग मतलब चले गए अपने अपने कामों के लिए. और वो लोग मतलब एकदम कन्फ्यूज़ हो गए थे और बात कर रहे थे कि ये व्हाट आर वी डूइंग, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर. What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? कि वो फिर कहते हैं लोग कि ये इंग्लिश पोइट यहाँ पर क्या कर रहा है एक फ़िल्म स्टूडियो के अंदर जो कि तमिल फिल्म्स प्रोड्यूस करता है, एक मतलब बहुत ही सिंपल पीपल के लिए, मतलब एकदम ईजी कर फिल्म्स को सिंपल पीपल के लिए प्रोड्यूस करता है जो स्टूडियो, उसके अंदर ये इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है. ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं जो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ है वो. पीपल whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. मतलब वो लोग मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जो तमिल के जो वहाँ पर लोग थे साउथ इंडिया के, कि वो लोग इंग्लिश पोइट्री मतलब सीखे और उनको समझने की मतलब एबिलिटी हो. इसलिए वो लोग तमिल के अंदर मतलब जो मूवीज़ है वो देखते थे. द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, कि जो पोएट था जो इंग्लैंड से आया था वो भी मतलब कन्फ्यूज़ लगा था. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. कि जो पोइट वहाँ से जो आया था इंग्लैंड से, वो भी मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि मैंने ऐसा मतलब क्या बोला यहाँ पर आके. वो सोच रहे थे जो पोइट थे वो भी, और वो यहाँ पर आए, वो एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, मतलब एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी. वो यहाँ पर आए और क्या कह के गए और मतलब कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ के लोगों को. द ग्रेट प्रोज राइट, फिर वो एक नया स्टोरी का मतलब ट्विस्ट आता है यहाँ पर स्टोरी के अंदर. वो चैप्टर जो ऊपर चल रहा था वो एंड हो गया है. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बाय माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस. फिर वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि जो प्रोज राइटिंग मतलब स्टोरी राइटिंग है वो बहुत ही मुश्किल है और वो जो जीनियस जो है वो परस्यू नहीं कर सकता. फिर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो जीनियस है वो पेशेंट नहीं होता. वो जो इट इज़ फॉर द पेशेंट, मतलब पेशेंट मतलब जो सब्र रख सकता है वही स्टोरी राइटिंग कर सकता है. परसिस्टेंट मतलब जो नेवर गिव अप, मतलब जो कभी भी हार ना माने और हार के बावजूद भी जो खड़ा हो जाए. परसिवरिंग ड्रज मतलब कि जो फेल हो जाए उसके बावजूद भी कंटिन्यू करे, वैसा नेचर होना चाहिए एक स्टोरी राइटर बनने के लिए. विथ हार्ट सो स्ट्रंक इन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, मतलब इतनी बार अपने हार्ट को ऐसा कर लेना चाहिए कि रिजेक्ट करने के बाद भी वो मतलब बहुत बार रिजेक्शन के बावजूद भी जो हार्ट है वो ब्रेक ना हो. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, मतलब कि जो स्टोरी राइटिंग होती है, जो राइटर होता है उसके लिए रिजेक्शन उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो मतलब स्टोरी राइटर बने हैं तो रिजेक्शन तो मतलब आएगी ही आएगी. He at once sets about making a fresh copy for the long prose piece and sends it on the another editor enclosing postage for the return of the manuscript. फिर क्या कहते हैं कि एक एडिटर को भेजी, उसने रिजेक्ट कर दी, फिर उसको मतलब एकदम फ्रेश नया बनाकर फिर दूसरे एडिटर को भेजा और फिर उसके साथ मतलब एक पोस्टेज भेजता है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये भी मतलब रिजेक्ट ही होने वाली है. फिर ये एक एडिटर की मतलब एक माइंडसेट बताता है, एक जर्नी बताता है कि एडिटर बनना मतलब इतना आसान नहीं है. उस स्टोरी राइटिंग का जो फील्ड है वो मतलब परस्यू करना, जो जीनियस नहीं वो एक पेशेंट पर्सन ही मतलब नेचर का आदमी ही कर सकता है. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन अ इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज. फिर क्या हुआ कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट आई कि वो कहाँ पर आई कि एक ऐसे पेज के ऊपर जो ज़्यादा लोग रीड नहीं करते, और उसी पेज के ऊपर एक ऐसा कॉर्नर के मतलब बहुत ही साइड के अंदर बहुत ही छोटे कॉर्नर के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट, एक अनाउंसमेंट वहाँ पर ऐड हुई कि अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द इनकाउंटर, कि एक ब्रिटिश पीरियडिकल ने एक स्टोरी राइटिंग शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है कि जिसका नाम क्या है कि द इनकाउंटर. पीरियडिकल मतलब क्या है कि जो मतलब एक मैगजीन टाइप है, वो उन्होंने द इनकाउंटर एक मैगजीन है जिन्होंने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है. ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाज नॉट एन नॉन कमोडिटी अमॉन्ग द जेमिनी लिटरेरी,
कि जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे जो पढ़े लिखे थे और बहुत ही मतलब लिटरेचर के अंदर और मतलब पोइट्री के अंदर मतलब एक स्टोरी राइटिंग के अंदर इंटरेस्टेड थे जो लोग जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो डिपार्टमेंट, उन लोगों के अंदर ये जो द इनकाउंटर नेम था वो कॉमन नहीं था और कोई भी इस मतलब इस मैगज़ीन को जानता नहीं था. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript. फिर क्या कहते हैं कि मुझे इस मतलब जो इनकाउंटर जो मैगज़ीन है उसके बारे में जानना पड़ेगा. जो अशोका मित्र हैं वो कहते हैं कि क्योंकि क्या है कि जो पहले के ज़माने के अंदर जब इंडिया से मतलब यहाँ से जब इंग्लैंड के अंदर कुरियर मतलब जो पोस्टेज किया जाता था उसकी जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा थी. तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि पहले मैं देख लूँ कि ये क्या है मतलब क्या है कौन सा है और वो सब मतलब पूरी जांच पड़ताल कर लूँ कि ये सब क्या है. उसके बाद मैं यहाँ से भेजूँगा जो मेरी स्टोरी राइटिंग मतलब जो उनको पार्टिसिपेट करना था वो लिख कर स्टोरी. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you are sneaking into a forbidden area. कि फिर क्या कहते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी वहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था. मतलब साइन बोर्ड के पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स क्या लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड और इंडियंस आर नॉट अलाउड और वो सब बोर्ड लगाते थे जो ब्रिटिशर्स थे. लेकिन उस समय जब अशोका मित्र वहाँ पर जाते हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के अंदर तो फिर वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं होता ताकि उनको मतलब ऐसा फील हो कि ये एक फॉरबिडन एरिया है उनके लिए, मतलब उनके अंदर जाने से रोका जाता है ऐसा लाइब्रेरी के अंदर. एंड देयर वर कॉपीज़ ऑफ द इनकाउंटर लाइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स. कि वहाँ पर द इनकाउंटर मैगज़ीन की वहाँ पर कॉपी रखी हुई होती है और ऐसी फ्रेश मतलब इतनी फ्रेश कॉपी होती है कि ऐसा लगता है कि उसको मतलब अनटच्ड मतलब किसी ने उसको अभी तक पढ़ा भी नहीं है और किसी ने टच भी नहीं किया है उन बुक्स को. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. कि जब जो अशोका मित्र ने उन्होंने जब उस जो द एनकाउंटर के जो एडिटर है मतलब उसके जो ऑथर है उसका जब नाम पढ़ा उन्होंने एडिटर का तो फिर मतलब उनका दिल एकदम धड़कने लगा एकदम ज़ोर से और एक घंटी बजने लगी अंदर. तो फिर क्यों हुआ ऐसा कि इट वॉज अ पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़. आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. फिर क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वो कौन था जिसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो था कि जो इंग्लैंड से जो पोएट जेमिनी स्टूडियो के अंदर आए थे. तो फिर जो एक मिस्ट्री था मतलब क्या कुछ समझ ही नहीं आया लोगों को वो पोएट थे वो. और फिर क्या सोचते जो अशोक मित्र ने कि वो मेरा एक मतलब खोया हुआ भाई है वो मतलब वो तो जेमिनी स्टूडियोज़ का मतलब उससे मैं कनेक्टेड हूँ तो वो मुझे एक चांस तो देंगे ही ज़रूर इस कॉन्टेस्ट के अंदर. आई सील द एनवेलप एंड रोट आउट इस मतलब उन्होंने जो स्टोरी थी वो लिख कर मतलब सेंड कर दी पोस्टेज से इंग्लैंड के अंदर जहाँ वो एड्रेस दिया था वहाँ पर. आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी ही वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender. Stephen, that was his name. फिर क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर सॉन्ग पढ़कर मतलब ऐसे सिंग कर कर एक फिल्मी बात कर रहा है जो ऑथर है वो कि मैं यहाँ पर सॉन्ग पढ़कर लिख कर वहाँ पर सेंड करूँगा और मेरा सिलेक्शन होगा. तब जो स्टीफन स्पेंडर जो वो पोएट का नाम है जो इंग्लैंड से आए थे उनका जब स्टीफन स्पेंडर है वो भी वहाँ पर जब मुझे सिलेक्ट करेंगे तब वो भी सिंग करते हुए मुझे सिलेक्ट करेंगे ऐसा वो थॉट कर रहे हैं. स्टीफन दैट वाज हिज नेम कि जो स्टीफन है वो उनका नाम जो यहाँ पर आए थे उनका नाम स्टीफन था. मच मनी. फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर है जो अशोका मित्र उनका जो उन्होंने सेंड किया था इंग्लैंड में वो रिजेक्ट हो गया था उनका कॉन्टेस्ट से नेम. फिर वो कहते हैं कि एक दिन क्या बहुत सालों के बाद क्या हुआ एक दिन कि जब वो जेमिनी स्टूडियो से मतलब उनके पास टाइम तो बहुत था लेकिन उनके पास पैसा नहीं था और ऐसी उनकी हालत हो गई थी कि वो मतलब कोई भी सस्ती चीज़ को देखते हैं मतलब सेल या डिस्काउंट तो वो पूरा उनका अटेंशन मतलब उनका पूरा ध्यान वो खींच लेते थे कि मतलब अभी खरीद ले क्योंकि वो ये चीज़ है सस्ती है अभी. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस मतलब जो मद्रास के जो माउंट रोड था उसके पोस्ट ऑफिस के पास देयर वॉज अ मतलब उसके पास क्या था पोस्ट ऑफिस के कि देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच के वहाँ पर एक मतलब पाइल मतलब वहाँ पर एक बुक्स का मतलब वहाँ पर पूरा लगा हुआ था
और क्या था उसका कि 50 पैसे ईच, मतलब वहाँ पर 50 पैसे की ईच बुक वहाँ पर मिल रही थी, मतलब इतनी सस्ती मिल रही थी वहाँ पर बुक्स। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक, कि वहाँ पर एक ही बुक की बहुत सारी कॉपीज़ मिल रही थी। एन एलिगेंट पेपर बुक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, कि वहाँ पर एक अमेरिकन, मतलब एलिगेंट मतलब बहुत ही अच्छी, उसका जो फ्रंट पोस्टर था वो बहुत ही अच्छा था, और पेपर बुक मतलब जो उसका कवर पेज था वो बहुत ही मोटे पेपर से बना हुआ था, उसको पेपर बुक कहते हैं, और वो अमेरिकन ओरिजिन थी। स्पेशल लो प्राइज स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, कि वहाँ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि ये एक स्पेशल, मतलब कम प्राइस की स्टूडेंट एडिशन है, जो कि किस मतलब क्यों ये स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि 15th एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड, कि जो ऑथर अशोकामित्रन थे उन्होंने 50 पैसा पे किया और जो बुक थी उसकी एक कॉपी उठा ली, और उसका नाम क्या था कि द गॉड दैट फेल्ड, कि इसका क्या मतलब है वो आगे बताएंगे। कि 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return। फिर क्या कहते हैं कि इसके अंदर 6 ऑथर थे, मतलब 6 राइटर्स थे, मतलब अपने अपने फील्ड के बहुत ही महारथी, और उन्होंने अपनी जर्नी लिखी थी कम्युनिज्म के ऊपर, और कि पहले वो कैसे कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, और उसके बाद उन्होंने कम्युनिज्म के मतलब उनकी जो कम्युनिज्म की सच्चाई पता चल गई उनको, और उन्होंने समझ लिया कि ये बहुत ही गलत है। उसके बाद उन्होंने ये जो 6 ऑथर्स थे उन्होंने जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था, और उसकी पूरी जर्नी यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर गॉड दैट फेल्ड का क्या मतलब, गॉड मतलब क्या है कि जो कम्युनिज्म के जब वो जो ऑथर्स ने मतलब जो राइटर्स थे उन्होंने पहले कम्युनिज्म को मतलब गॉड माना था, और उसके बाद उनको पता चला कि मतलब ये गलत है, और उसके बाद मतलब दैट फेल्ड मतलब वो उससे विश्वास उठ गया, और उन्होंने उसके खिलाफ मतलब कैंपेन रन किया कि एंटी कम्युनिज्म वो सब ही बन गए थे। और उसमें जो ऑथर के नेम दिए गए कि 6 ऑथर कौन थे कि एंट्री गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉइस्टलर, लुइस फिस्टर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो फिर क्या हुआ कि जब स्टीफन स्पेंडर का नाम ऑथर ने सुना तो वो शॉक में आ गए, फिर रिपीट करने लगे स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडियस। फिर क्या हुआ कि उनको पता चला कि ये तो स्टीफन स्पेंडर की बुक है, तो वो मतलब बहुत ही एकदम खुश हो गए कि ये स्टीफन स्पेंडर की बुक है। द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़, कि फिर वो रिमेंबर याद कर रहे हैं कि ये वही ऑथर है जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर विजिट किया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हैजी इल्यूमिनेशन। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। फिर वो सोचते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जब वो स्टीफन स्पेंडर आए थे वो किसी मतलब मोटिव से आए थे, किसी पर्पज़ से आए थे, वो ऐसे ही नहीं आए थे। फिर वो कहते हैं कि जो उनके बॉस है एस वासन, उन्होंने भी उनका स्वागत क्यों किया था, मतलब उनसे इतनी अच्छी तरह से मतलब उनका वेलकम क्यों किया था, क्योंकि द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ में नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोएट्री। मतलब जो एस वासन थे उनको जो स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, मतलब कि उनको जो एंटी कम्युनिज्म थे, जो मतलब जो स्टीफन स्पेंडर थे उनसे एस वासन को मतलब था उनसे एस वासन को कि ये जो स्टीफन स्पेंडर है वो एंटी कम्युनिज्म है, वो कम्युनिज्म के खिलाफ है। इससे जो एस वासन है उनको उससे मतलब था, उनकी पोएट्री से नहीं। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है।